नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ की अपकमिंग वैकेंसी के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को भी देख रहे हैं और मॉड्यूल बेस्ड क्लासेस भी यूट्यूब में जो है लगातार आ रही हैं। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने पेड क्विज के क्रम में जो है अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के जैन धर्म के संदर्भ में हमारे पास एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड के कुछ जो है शासकों के नाम लिखे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, अमोघ वर्ष, वंद राजा। ठीक है, और जैसे ये कलिंग नरेश, खारवेल है ना, चंदेल शासक जो थे, तो ये सब के सभी जो थे जैन धर्म के फॉलोअर रहे। तो हम इसमें से डी ऑप्शन जो है 1 2 3 4 इसको चुनेंगे। नेक्स्ट है कि 18वें जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले कौन थे तो ऋषभनाथ जी थे, उनका प्रतीक क्या था, वृषभ था। ठीक है, तो इसी प्रकार 24 लोग जितने भी हुए सबके कुछ ना कुछ प्रतीक रहे। जैसे सबसे लास्ट में महावीर स्वामी जी हैं, जिनको आप सबसे फेमस जो है इस जैन धर्म में उनके रूप में आप जानते हैं। ठीक, तो इनका प्रतीक क्या है, शेर यानी कि सिंह है ना, लॉयन। तो अब मल्लिनाथ जी जो थे, ये इनका प्रतीक चिन्ह क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका प्रतीक चिन्ह था ये आपका जो है कलश। ठीक, इसमें बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिश जो है ये था अमरनाथ जी जो थे, सॉरी अमरनाथ नहीं, अरनाथ करके इनका नाम था, उनका प्रतीक चिन्ह था। कूर्म जो है ये था आपका जो है मुनि सुव्रतनाथ थे उनका। और ये शंख जो होता है, शंख था अरिष्टनेमि जी का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सबको भी, बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। यापनीय संप्रदाय का संबंध निम्न में से किस धर्म से था। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय विभक्त हो गए थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, जो है श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक यापनीय जो था ये भी एक संप्रदाय था जैन धर्म का ही। तो इसमें से डी ऑप्शन को चुनेंगे। जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो उसमें ये भगवान शिव को किस नाम से उल्लेखित किया गया है, तो इनके जो इनकी उग्रता का एक जो इनको उग्र देव के रूप में माना जाता है शिव को। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है रुद्र नाम से ऋग्वेद में जो है उल्लेखित किया गया है। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए, खरोष्ठी लिपि के बारे में आप कई बार पढ़ते होंगे, तो इसका उद्भव जो है ये बुद्ध पीरियड जो है बुद्ध काल में हुआ है। तो निम्न में से किस लिपि से हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ईरानियन लिपि से जो है खरोष्ठी का उद्भव है। शिव भागवत का सबसे पहला उल्लेख किसकी रचना महाभाष्य में किया गया है। ठीक है, तो देखिए शैव धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उसमें से शिव भागवत भी एक संप्रदाय है। तो इसका उल्लेख मिलता है महाभाष्य है, हमने पहले भी आपको बताया है कि संस्कृत के व्याकरण से संबंधित एक ये कृति है पतंजलि की। ठीक है, महर्षि पतंजलि की। ठीक, तो उसमें ही इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। शैव धर्म के संबंधित जो एक स्थापत्य है नटराज मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे तो जो है शैव धर्म से संबंधित भगवान शिव को समर्पित कई सारे जो फेमस टेम्पल्स हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं। तो उसी क्रम में नटराज मंदिर एक है, ये है तमिलनाडु में चिदम्बरम में। ठीक, वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो शैव धर्म से संबंधित ऊपर भी हमने संप्रदाय के संबंध में क्वेश्चन देखा। तो देखिए वामन पुराण में जो है यहाँ पे सिर्फ 4 इनकी संख्या बताई गई है। तो ये 4 कौन कौन से थे, आपका पाशुपत, कापालिक, कालामुख। ठीक है, और चौथा था शैव। ठीक है, इसमें आगमंत जो है ये गलत है।
राज्य तथा संबंधित तट रेखा के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। तो जो आप कोस्ट लाइन देखते हैं भारत की, ये मोस्टली जो ये पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है, तो इसमें लगभग हमारे पूरे भारत की जो कुल तट रेखा है ना, जो पानी से टच होती है, वो 7516 किलोमीटर जो है लगभग है कुल। तो उसी क्रम में यहाँ पे जिस राज्य की जितनी तट रेखा है उसकी दूरी दी गई है। तो कौन सा गलत है? तो गलत पहला वाला ही है। इसमें लिखा है कि जो है गुजरात का 1914.70 किलोमीटर है, पर ये गलत है, ये 1214 है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए को चुनेंगे हम यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो जैसे ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक, तो इसमें से वेस्ट कोस्ट पे आपको मिलेगा कौन कौन सा? जंजीरा जो महाराष्ट्र में है, उडुपी जो है कर्नाटक में है, ठीक, कोचीन जो है हमारा केरल में है, एन्नोर जो है ये तमिलनाडु में है, तो इधर ये ईस्टर्न कोस्ट में है। ठीक, दमन से गोवा के बीच के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो फिर से देखिए यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है ना, दमन दीव, तो वहां के एरिया से लेकर के जो स्टेट ऑफ गोवा है ना, तो ये कोस्ट लाइन जो ये एरिया पड़ता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये है हमारा कोंकण का मैदान। ठीक है, कोंकण कोस्ट, सॉरी ऑप्शन ए, ये कन्नड़ नहीं। ठीक, कोंकण कोस्ट से रिलेटेड एक आपको इंपॉर्टेंट अपडेट ये बता देते हैं कि अभी रिसेंटली जो है कोंकण रेलवेज जो है ना, इसके बारे में आपको पता होगा कि जो ये काफ़ी अच्छा एक व्यू आता है यहाँ पे, बहुत फेमस है, कई सारी मूवीज़ वगैरह में भी कवर किया गया है। तो कोंकण रेलवेज ने अभी जो है रिसेंटली अपना 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो पूरा किया है। ठीक है, तो पूरी तरीके से विद्युत से चलेगी इस पूरी जो कोंकण रेलवे वाली लाइन है, यहाँ पे जो ट्रेन हैं, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कि पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में महानदी एवं गोदावरी नदियों के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ईस्ट साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो जो महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के जो तट हैं, इनको हम जानते हैं उत्तरी सरकार तट के नाम से। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोरोमंडल कोस्ट जो है ये कावेरी और कृष्णा नदियों के बीच का जो तट है उसको बोलते हैं। उत्कल का मैदान जो ये आपके स्टेट ऑफ उड़ीसा के मैदान है, उनको कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले जनजातीय समूहों में से कौन सा मंगोलाइड प्रजाति का है? ठीक है, तो यहाँ पे जनजातीय समूहों के बारे में आप जब पढ़ते हैं तो मेजर जैसे इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखते हैं तो निग्रोइड और ये मंगोलाइड जो है, इन प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ओंग, सेंटिनलीज और जारवा है ना, ये सारी की सारी वैसे चार के चारों ही अंडमान निकोबार आइलैंड में पाई जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन कौन सी जो जनजातियां ये अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ठीक, तो ओंग, सेंटिनलीज और जारवा, ठीक है, ये हमारी जो है ये निग्रोइड प्रजाति की है। शोम्पेन जो है ये हमारा मंगोलाइड प्रजाति का है। नेक्स्ट है कि एड्रॉट निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, तो जो ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, यहाँ का ये सबसे बड़ा आइलैंड है। ऑप्शन हम जो है कौन सा चुनेंगे? ए वाला। ये जो है निम्न में से किस जो है धर्म को मानती है? तो यहाँ पे जो है 2011 में जो सेंसस हुआ था तो लगभग 94% जो जनता है यहाँ पे वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है, और मुस्लिम में भी जो सुन्नी संप्रदाय होता है, ठीक है, उससे संबंध रखती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र के संबंध में भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य जो अंग है या प्रमुख अंग है वो क्या है या क्या था? ठीक, तो देखिए आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जब तक भारत में थे तो जमींदारी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट था। उसके बाद आज़ादी के बाद यहाँ पे जो है भूमि सुधार में कई सारे कानून लाए गए और कई सारे जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। तो अब देखिए भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख अंग अगर हम इसमें देखेंगे तो मध्यस्थों की समाप्ति थी उसको करना था, क्योंकि जो है जो लोग काम करते थे और जो ओनरशिप जिनके पास लैंड्स का था उनके बीच में कई सारे जो है मिडिल मैन भी थे। ठीक है, तो शोषण बहुत होता था लोगों का, तो इनकी समाप्ति है ना, काश्तकारी सुधार करना है ना, टेनेंसी रिफॉर्म्स करने, और जोतों की चकबंदी है ना, आपने कई स्टेट्स में देखा होगा कि चकबंदी करके जो है जैसे कि अलग अलग जगह पे जो ज़मीनें होती थी लोगों की तो सबको एक जगह पे उनका प्लॉट इकट्ठा करके कर दिया जाता था। तो इसमें चकबंदी सिस्टम में ऐसे होता था। ठीक, तो ये सब के सब जो है हमारे भूमि कार्यक्रम के सुधार थे। और जैसे मान लीजिए कि एक जो है मैक्सिमम वो बनाया गया क्राइटेरिया कि अगर इससे ज़्यादा ज़मीन है तो बाकी की जो ज़मीन होती थी उसको जो भूमिहीन लोग थे उनमें भी वितरित किया गया। तो ये सारे जितने भी इनिशिएटिव्स थे ये सब हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स थे इंडिपेंडेंस के बाद, उनके मेजर जो है कंपोनेंट थे लैंड रिफॉर्म्स के क्रम में। तो इसमें से डी ऑप्शन को चुन लेंगे हम।
हाल ही में दीमापुर नागालैंड में एक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको किया है जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट लॉन्च की। तो पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जो रिपोर्ट है इसको किसने लॉन्च किया, ठीक है। तो नीति आयोग ने किया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इनमें से किस फाइनेंशियल ईयर तक भारत के गिग वर्कफोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। तो गिग वर्कफोर्स बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, या फिर जैसे आजकल ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम्स हो गए, या जो टेम्परेरी टाइप्स के जॉब हैं, है ना, डिजिटल जो माध्यम को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो जैसे बड़े बड़े ये है ना आपके जैसे MNCs जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब है ना, तो ये सब इनको प्लेटफॉर्म जो ये बिजनेसेस हैं इनकी संज्ञा दी जाती है, ठीक। तो गिग वर्कफोर्स जो है यही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की कार्य करने की जो कुल संख्या है लगभग 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद। ये जो रिपोर्ट आई है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इसके अनुसार वर्ष 2029-30 तक, है ना, ये आंकड़ा जो है हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें रिपोर्ट किसने जारी की है और ये आंकड़े के बारे में भी। नेक्स्ट है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए डेटा, ठीक है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम था। तो इसको कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है, जो ये हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है, ठीक। तो इसको मनाते हैं प्रतिवर्ष 29 जून को। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारतीय छात्रों के लिए कितनी पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की घोषणा की, ठीक है। तो अभी जो इंडिपेंडेंस डे भी मनाया गया 75 वर्ष पूरे होने पे, तो ये इनिशिएटिव भी चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला, ठीक है। तो इसी क्रम में यूनाइटेड किंगडम ने अपने जो है देश में 75 ऐसे छात्रों को जो है फुल स्कॉलरशिप प्रदान की है ना। तो ध्यान रखेंगे इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के जो शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपिस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। तो लॉन्च न्यूजीलैंड से किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, और इसको नासा ने किया है। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है NNP, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो है GDP में से आप वो घटा दीजिए जो मूल्य ह्रास है, यानी कि हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो हमारा NNP हो जाता है। ये जो है यही इसका फॉर्मूला ही होता है, NNP = GDP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक। तो यहाँ से क्या चुनेंगे, C ऑप्शन, नहीं सॉरी, हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, GDP नहीं GNP होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो यहाँ पे वही जो हमने ऊपर देखा था अभी, तो उसी क्रम में अब ये यहाँ पे एनडीपी की बात हो रही है। तो एनडीपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ये होगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, यही पूछा जा रहा था। द साइलेंट स्प्रिंग एक किताब जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पहलुओं के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन में एक मील का पत्थर है, रॉकेल कार्सन के द्वारा किस वर्ष में लिखी गई थी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है। जैसे कि आज की डेट में आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अवधारणा की जो शुरुआत हुई थी इसी पुस्तक में जो की गई थी रॉकेल कार्सन के द्वारा। इसको लिखा गया था इनके द्वारा 1962 में, ठीक। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। तो यहीं से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा की शुरुआत होती है, और ये जो ये तीनों हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, है ना, तो इनके जो बीच परस्पर संबंध है उनके अध्ययन में काफी जो है इसने अच्छा रोल प्ले किया। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है। 13 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है गवर्नमेंट स्कीम में फसल बीमा योजना, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये लॉन्च की गई थी 13 जनवरी 2016 में, ठीक है। तो इसने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक हुआ है, ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक है। अभी रिसेंटली सीएपीएफ का पेपर था यूपीएससी का, तो उन्होंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कब से इफेक्ट में आया है, ये हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में। तो ये जरा कब कमेंट करके बताइए तो कब से हुआ है।
हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को तटीय रडार प्रणाली जो है, यानी कि कोस्टल रडार सिस्टम है, जो सीमावर्ती एरियाज है उस पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसको प्रदान किया है? तो ये दिया था इंडिया ने मालदीव को। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो मनरेगा स्कीम है, तो मनरेगा अधिनियम के तहत नई मजदूरी दरों को अधिसूचित किया है। तो चूंकि पहले क्या था कि मनरेगा में जो है 100 दिनों का रोजगार मिलता था, है ना, तो जो ये रेट थे आपके जो पर डे के हिसाब से जो पैसा मिलता था वो कुछ और था। तो अभी रिसेंटली इसको चेंज किया गया है। अब निम्नलिखित में से किस राज्य की मजदूरी दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए को चुनेंगे। नई दरें जो है, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? इनमें से कौन सा एक पोर्टल है जिसको कि अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर भी हैं, तो इनके द्वारा हाल ही में शुरू किया गया, और ये डाक विभाग का एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ऑनलाइन इनिशिएटिव्स को लर्न करने में यहाँ पे जो लोग हैं इनको मदद करता है ये पोर्टल। इसका नाम है डाक कर्मयोगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये योजना चलाई गई है कर्नाटक में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स के नाम से जाने वाले उभरते देशों का समूह, जो ब्रिक्स के देश आपको पता ही होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अब ब्रिक्स का जो है सदस्य बनने के लिए किसने आवेदन किया है? तो ईरान ने अप्लाई किया है। नीति आयोग और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद, टिफैक, ठीक है, एक ये संस्थान है। तो इन दोनों की जो एक ज्वाइंट रिपोर्ट आई हाल ही में, तो उसके अनुसार वित्त वर्ष कौन सा इसमें से होगा जिस तक भारतीय बाजार में जो इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन है, तो उसमें 100% जो है एक तरीके से कह लीजिए जितने भी 2 पहिया वाहन होंगे वो 100% हो जाएंगे, है ना, पूरे इंडियन मार्केट में। तो इसका अनुमान लगाया है इन्होंने, ये वर्ष हो सकता है हमारा 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर। इसमें ध्यान दीजिएगा जो दोनों संस्थान सम्मिलित हैं इनके नाम जरूरी हैं, टिफैक और नीति आयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई के कौन से पहले दिन को मनाया जाता है? ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है, तो ये मनाया जाता है हर वर्ष जो जुलाई का पहला शनिवार होता है, सैटरडे। ठीक है, तो अभी 2022 में जो है ये 2 जुलाई को मनाया गया है। भारत का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय स्टेट बैंक, तो 1 जुलाई 2022 को इन्होंने अपने राष्ट्रीयकरण के कितने वर्ष पूरे किए हैं ये बताना है। ठीक है, तो 67 साल पूरे हो गए। 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइज किया गया था ये। ठीक, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन, इनका नाम ध्यान से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। तो ये किस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला, यानी कि जो ब्लैक वुमन है, उसके रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो ये बन गई है पहली अश्वेत महिला जज यूएस सुप्रीम कोर्ट की। 2022 का जो नाटो ग्रुप है उसका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मैड्रिड में किया गया था। विश्व शहरों की रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट रिलीज करता है यूएन हैबिटाट, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें 2022 का जो रिपोर्ट आया है इसमें इन्होंने तथ्य ये दिया है कि वर्ष 2035 तक भारत की जो जनसंख्या है 675 मिलियन हो जाएगी, है ना, और जो है चाइना की लगभग होगी 1 बिलियन के आसपास। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। इनमें से कौन इजराइल के अभी हाल ही में 14वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुने गए हैं? ठीक है, तो इनका नाम इसमें है ही नहीं, नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। इनका नाम है जो है यार लैपिड। ठीक, तो ये जो है 14वें प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के, और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? नफ्ताली बेनेट को। प्लास्टिक के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल किस दिन जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाते हैं 3 जुलाई को। 1 जुलाई 2022 से भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना
को कहाँ पर चालू किया गया, ठीक है। तो फ्लोटिंग जो आजकल सोलर पावर प्रोजेक्ट कई सारे देश में बन रहे हैं, तो उसी क्रम में जो सबसे लार्जेस्ट ओपन किया गया है अभी, तो एनटीपीसी के द्वारा जो है इसको कमीशन किया गया है रिसेंटली। इसमें जो है टोटल आउटपुट है इस जो है यूनिट का, ये बेसिकली है ये रामगुंडम जो तेलंगाना में है, ये साइट ऑपरेशनल हुई है। इसमें टोटल जो है कैपेबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की है, ठीक है। और इसमें जो चालू हुआ है अभी यूनिट ना, वो लगभग शायद 20 मेगावाट का हुआ है, ठीक है। कंफर्म कर लीजिएगा इसको एक बार, इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये जो है इसके सिंगापुर के एक नेशनल हैं टी राजा कुमार, ये अपॉइंट किए गए हैं। जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सुरक्षा मंथन 2022 का जो है आयोजन किया, ठीक है। तो ये एक जो है सिक्योरिटी एक्सरसाइज कह लीजिए इवेंट, इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी ने। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस जो है ये संस्थान को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में जो है चेंज किया है, यानी इसका पुनरुत्थान किया है इस रूप में, ठीक। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ना, जो बैंक से संबंधित हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के जो टॉप लेवल डिसीजंस और अपॉइंटमेंट से संबंधित ये बॉडी थी, है ना, तो इसको रिप्लेस किया गया है। अब एक नई संस्था बनाया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, ठीक। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बैंक बोर्ड ब्यूरो पे पहले भी यूपीएससी यूपीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो अभी ये वाला इंस्टीट्यूट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है, ठीक है। तो ये शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय इनमें से कौन से मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये वाला एक्ट है ना हमारा रेगुलेशन एक्ट FCRA, ठीक, तो इसमें संशोधन किया है, जिसमें से अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी जो विदेशों में काम कर रहा है तो अपने रिश्तेदारों को भारत सरकार को बिना सूचित किए अब 10 लाख रुपए तक जो है उसको भेज सकता है, ठीक है। अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट को सूचित करना होता था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरीके के केसेस को रोका जा सके। तो अभी इसमें जो है ये संशोधन किया है FCRA में गृह मंत्रालय ने। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट है 10 लाख रुपए हो गया है विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है, और यह भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के स्पीकर भी बन गए हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जुलाई में जो है महाराष्ट्र में सरकार चेंज हुई है ना, एकनाथ शिंदे जो है चीफ मिनिस्टर बन गए और देवेंद्र फडणवीस जो है वो डिप्टी CM बनाए गए। तो उसी क्रम में जो नई सरकार बनी तो उसके स्पीकर के रूप में चुने गए हैं, इनका नाम है राहुल नार्वेकर, है ना। सबसे यंगेस्ट स्पीकर बन गए हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भारत में। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से 2 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं, ठीक है। तो ये जो है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे स्टार्टअप के मामले में आपका जो है गुजरात और कर्नाटक। हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया स्कीम जो है कब शुरू हुई थी, और ये डिजिटल इंडिया वीक जो है ना, ये कब से कब तक मनाया गया 2022 में, ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका इनॉग्रेशन किया है डिजिटल इंडिया वीक का प्राइम मिनिस्टर ने, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और जो है इसका थीम जो था, है ना, ये था कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेक हेड, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार और दोनों क्वेश्चन के आंसर हमको बताइए, ठीक। तो आज तक इसी प्रश्न को रखेंगे यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।